अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने आई कैप का क्वेश्चन बैंक में चैप्टर 15 में 15.37 तक एमसीक्यूज पढ़ लिए थे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 15.38 से। ठीक है जी। 15.38 एमसीक्यूज हमसे क्या कहता है कि अ पर्सन इन्वेस्ट इन 3 स्टॉक। एक बंदा 3 स्टॉक पर इन्वेस्टमेंट करता है। स्टॉक क्या होते हैं? जहां पर शेयर एंड बाइंग, जो शेयर्स होते हैं उसकी सेलिंग एंड बाइंग हो रही होती है स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, जब इंशाल्लाह आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो ये स्टॉक्स क्या होते हैं, शेयर्स क्या होते हैं, इंशाल्लाह आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है जी। आफ्टर 12 मंथ, 12 महीने बाद, ही रिकॉर्ड द गेन और लॉस इन प्राइस एज फॉलोज। 12 महीने बाद उसने देखा कि मुझे किस शेयर के ऊपर गेन हुआ है, किस शेयर की प्राइस के ऊपर मुझे लॉस हुआ। तो उसने कहा 3 स्टॉक हैं ए बी सी, और ए में कह रहा है कि ऑल 3 स्टॉक राइज इन प्राइस, यानी कि एक पर्सन ने जो इन्वेस्टमेंट की हुई थी, और ऑप्शन ए ये है कि तीनों के तीनों स्टॉक की प्राइस इंक्रीज कर गई। स्टॉक 1 भी इंक्रीज कर गया, स्टॉक 2 भी इंक्रीज कर गया, स्टॉक 3 भी इंक्रीज कर गया। बी में कह रहा है स्टॉक 1 राइज इन प्राइस, से स्टॉक 1 की प्राइस राइज हुई है। और सी कह रहा है स्टॉक 2 एक्सपीरियंस ₹5 ड्रॉप इन प्राइस। स्टॉक सी में, सी ऑप्शन कह रहा है कि स्टॉक नंबर 2 में हमें ₹5 का डाउन फेस करना पड़ा। कह रहा है बताएं इसमें ए और बी क्या है, यानी कि हमने ये देखना है ए और बी हमारे लिए क्या है। तो ए और बी हमारे लिए क्या है, इसके लिए हमने देखना है कि ए और बी में हमारे पास क्या रिलेशनशिप बन रहा है। तो देखें, ए कह रहा है कि तीनों के तीनों स्टॉक राइज हो रहे हैं, और बी कह रहा है सी स्टॉक 1 राइज हो रहा है, यानी कि ये राइज और ये राइज दोनों में कॉमन आ रहा है, यानी कि इस 3 स्टॉक में भी तो स्टॉक 1 होगा ना, इसमें भी तो हमारा स्टॉक 1 पड़ा होगा। तो स्टॉक 1 यहां से इंक्रीज हो रहा है और स्टॉक 1 यहां से भी इंक्रीज हो रहा है। तो कह सकता हूं स्टॉक 1 दोनों में कॉमन आ रहा है। अगर स्टॉक 1 कॉमन आ रहा है, बताएं वो नॉट म्यूचुअली है या म्यूचुअली है? ऑब्वियस बात है, जो कॉमन आ रहा होता है, कॉमन किस में आता है? कॉमन नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में कॉमन आते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, अच्छा जी। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन, सारा सेम क्वेश्चन, सिर्फ यहां पे रिक्वायरमेंट थी ए एंड बी, अब यहां पे रिक्वायरमेंट आ गई ए एंड सी। वो कह रहा है ए और सी में रिलेशनशिप क्या। ए कह रहा है फिर वही सेम है, तीनों के तीनों स्टॉक इंक्रीज हो रहे। ए कह रहा है तीनों के तीनों स्टॉक हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, जबकि सी कह रहा है स्टॉक 2 डिक्रीज हो रहा है, यानी कि यहां पे स्टॉक 1 भी इंक्रीज हो रहा है, स्टॉक 2 भी इंक्रीज हो रहा है, स्टॉक 3 भी इंक्रीज हो रहा है, तीनों के तीनों स्टॉक इंक्रीज हो रहे हैं। जबकि सी कह रहा है कि जो स्टॉक 2 है, स्टॉक 2 वो हमारा क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो यानी कि यहां से स्टॉक 2 की बात करूं तो वो इंक्रीज हो रहा है, यहां से स्टॉक 2 क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, यानी कि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा। ए और सी में नथिंग इज कॉमन। अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो हमारे पास इवेंट कौन सा है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। यहां पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होगा। ठीक है, तो इसको देख लें, नेक्स्ट देखते हैं। एमसीक्यूज नंबर 40। एमसीक्यूज नंबर 40 में वो कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए, बताएं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए की, गिवन दैट, हमें पता है गिवन दैट एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। इसके इंशाल्लाह ताला आज मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा गिवन दैट के। गिवन दैट हमें पता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। गिवन दैट बी हैज अकर्ड, इसका मतलब
बताएं इनमें से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है। हमने कहा ये तो इंटरसेक्शन का फॉर्मूला है कॉमन का, ए एंड बी का। ये जो फॉर्मूला है ये, इसका मतलब यहां पर इसका मतलब ये है कि बी को फाइंड करना है, ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, जबकि वो क्या कह रहा है मुझे ए को फाइंड करना है और बी हैज अकर्ड, बी अकर्ड हो चुका है। कौन अकर हो चुका होता है? जो डिनोमिनेटर में आ रहा होता है। तो इसका मतलब ये बी ऑलरेडी अकर हो चुका है, ये बी हैज अकर्ड ये वाला, बी हैज अकर्ड ये वाला। और इस ए को आपको पता है न्यूमरेटर को तो हमने इसको तो हमने फाइंड करना होता है। ठीक है, तो हमारी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी, बी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 41 में वो कह रहा है फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। याद है कि मैंने आपको कहा था कि कार्ड्स के आई कैप स्टडी टेक्स्ट में हुआ कोई क्वेश्चन नहीं है, ना कि आई कैप स्टडी टेक्स्ट कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करता नहीं करता, लेकिन सिर्फ एक एमसीक्यू ऐसे हैं जो फुल रिलेट करता है कार्ड से और दो ऐसे हैं जो थोड़ा सा कार्ड से रिलेट कर रहे होते हैं, यानी कि फुल फ्लैज कार्ड का इंडिपेंडेंट क्वेश्चन नहीं है। तो देखें ये कार्ड का क्वेश्चन आज आ गया, जिसके लिए हमें पूरे कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी हमने सीखी थी। तो कह रहा फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन इन सक्सेशन, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर स्पेड, दोनों के दोनों स्पेड हों। दो कार्ड ड्रॉ करने हैं, दोनों के दोनों स्पेड हो। हमने कहा ठीक है भाई ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन ये तो बता दो कि हमने विद रिप्लेसमेंट के साथ ड्रॉ करना है या विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ ड्रॉ करना है। हमने कहा तो तुमने बताया ही नहीं है। तो हमें बता, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हम हमेशा ड्रॉ करते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ। क्वेश्चन साइलेंट हो तो विदाउट रिप्लेसमेंट हम यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर विदाउट रिप्लेसमेंट हमने कितने कार्ड ड्रॉ करने हैं? हमने 2 कार्ड्स ड्रॉ करने हैं। तो अब इसको देखिएगा जरा, जब हमने 2 कार्ड्स ड्रॉ करने हैं तो हमने कहा पहले वाला भी स्पेड हो, दूसरे वाला भी स्पेड हो, दोनों कार्ड। सही है जी। अब मुझे ये बताएं कि स्पेड कार्ड होते कितने हैं? अब कहें सर 13 होते हैं। क्या बहुत अच्छे, बिल्कुल 13 स्पेड होते हैं आउट ऑफ, अब कहेंगे सर आउट ऑफ 52। तो पहला कार्ड स्पेड आए उसके आने की प्रोबेबिलिटी 13 है, क्योंकि 13 के 13 स्पेड कार्ड आ सकते हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट है, रिप्लेसमेंट की इजाजत नहीं है। अब एक स्पेड कार्ड जो आ चुका उसको साइड पे रख दिया, अब दोबारा अगला स्पेड, ये नेक्स्ट स्पेड आने की चांसेस कितनी हैं? क्योंकि एक स्पेड आ चुका, अब पीछे 12 स्पेड रह गए, एक कार्ड भी आ चुका, पीछे 51 कार्ड रह गए। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। हमारे पास आ गया 0.0588, 0.05 डबल, हमारे पास आंसर आ गया 0.0588, हमारे पास ये आंसर आ गया। तो बताइए आंसर कहाँ लिखा हुआ है? ये आंसर कहाँ लिखा हुआ है? ये आंसर अल्फा में लिखा हुआ है। ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ है, मेरे पास एक और भी तरीका है इसको सॉल्व करने का। मैं यहां पर कॉम्बिनेशन भी लगा सकता हूं। मुझे स्पेड में से 2 कार्ड चाहिए, तो मुझे पता है कि मेरे पास टोटल 13 स्पेड होते हैं, उसमें से 2 कार्ड्स चाहिए, और 13 C2 बन गया। ये बन गया मेरा फेवरेबल आउटकम। टोटल आउटकम कितना बनेगा? 52 कार्ड्स हैं, उसमें से कितने कार्ड ड्रॉ करने? 2 कार्ड ड्रॉ करने। ठीक है जी, तो बस सिंपल खत्म कहानी। इज इक्वल टू, इसका भी आंसर ये वाला आएगा 0.0588। ठीक हो गया जी, नेक्स्ट चलते हैं। चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास आ गया
नेक्स्ट आगे 52. फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स 2 कार्ड्स आर ड्रॉन इन सक्सेशन. कहता है हमने 2 कार्ड्स ड्रॉ करने हैं, 2 कार्ड्स हमने ड्रॉ किए. ड्रॉन इन सक्सेशन का मतलब होता है कि हम एक के बाद पहले एक कार्ड निकालेंगे, फिर उसके बाद दूसरा कार्ड निकालेंगे. द नंबर ऑफ एलिमेंट द सैंपल स्पेस कंटेन इज. बताएं कितने सैंपल स्पेस बनेंगे. हमने कहा कि 2 कार्ड ड्रॉ करने हैं आउट ऑफ 52, यानी कि टोटल नंबर द नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस मीन हमें टोटल आउटकम चाहिए, हमें हमारा डिनोमिनेटर वाला पार्ट चाहिए. ठीक है, तो सैंपल स्पेस के लिए अब उसने कहा कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, हम 2 कार्ड ड्रॉ करेंगे, 2 कार्ड्स ड्रॉ करेंगे. ठीक है, क्योंकि हम कहेंगे कि भाई कैसे सॉल्व करना है, हम उससे पूछेंगे भाई कैसे सॉल्व करना है, तो उसने बताया ही नहीं है. अगर उसने नहीं बताया तो हम कहेंगे ठीक है विद रिप्लेसमेंट. हम कहेंगे भाई विद रिप्लेसमेंट से सॉल्व कर दो. ओ सॉरी, विदाउट रिप्लेसमेंट. अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो विदाउट रिप्लेसमेंट होता है. विदाउट रिप्लेसमेंट हमने कहा कोई मसला नहीं है. ठीक है, अच्छा मुझे न्यूमरेटर की फिक्र नहीं करनी है, मुझे सिर्फ डिनोमिनेटर पे फोकस करना है. ऐसे क्या? ठीक है, तो 2 कार्ड ड्रॉ करने हैं, यानी कि यहां पे पहले फर्स्ट वाला कार्ड आएगा, फिर सेकंड वाला कार्ड आएगा. ऐसे ही है ना. जब मैं फर्स्ट कार्ड ड्रॉ करूंगा तो 52 के 52 कार्ड्स मेरे पास आएंगे. ऐसे ही है. जब मैं फर्स्ट कार्ड ड्रॉ करूंगा तो 52 के 52 कार्ड्स ड्रॉ करूंगा. उस 52 कार्ड में से अब एक फर्स्ट कार्ड मैं ड्रॉ कर चुका, एक कार्ड निकाल चुका. तो बताएं सेकंड कार्ड्स की टोटल कितनी वैल्यू रहेगी. हम कहेंगे सर 51 रह गई. देखें ना, अभी मेरे पास 52 कार्ड्स हैं. जब मैं पहला कार्ड निकालूंगा तो पहला कार्ड 52 में से ही आएगा. अब 52 में से जब एक कार्ड ड्रॉ कर चुका, एक कार्ड निकाल चुका, तो बताएं रिमेनिंग कार्ड्स कितने रह गए. आप कहेंगे सर 51. तो मैं कहूंगा इनको मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास सैंपल स्पेस आ जाएंगे. टू सिक्स 5 2 हमारे पास आ जाएगा 2652. आंसर इज सी. गॉट इट. नेक्स्ट, अब देखें ये की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट नहीं कराई, सिर्फ सैंपल स्पेस पूछ ली मुझसे, टोटल आउटकम्स पूछ लिया हमसे, तुमने बता दी इसको. 43 में क्या कह रहा है. 43 में कह रहा है फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स 52 कार्ड में से 2 कार्ड्स आर ड्रॉन इन सक्सेशन. सक्सेशन का मतलब होता है अल्टरनेटिवली, पहले एक कार्ड ड्रॉ करूंगा फिर दूसरा कार्ड ड्रॉ करूंगा. ये साइमल्टेनियसली है कि दोनों कार्ड इकट्ठे ड्रॉ करूंगा, इसका ये मतलब नहीं है. ऑल द आउटकम्स ऑफ द एलिमेंट आर. सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं अब बताएं वो इंडिपेंडेंट हैं या डिपेंडेंट है. चलें, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट है, इसको चेक करने से पहले जरा मैं आपको एक और एग्जांपल करवाता हूं और आपने मुझे खुद बताना है. अगर मैं आपसे कॉइन पूछूं, अगर मैं कॉइन्स की आपसे प्रोबेबिलिटी पूछूं या कॉइन्स के आउटकम पूछूं या कॉइन्स के आने के हेड और टेल के आने के चांसेस पूछूं क्या है, तो अगर मैं कहूं आप एक सिंगल कॉइन को टॉस करें और उसमें हेड आएगा या टेल आएगा, तो आप क्या जवाब देंगे. आप कहेंगे सर हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है. तो मैं ये कहूंगा कि हेड आने के चांसेस कितने हैं. आप कहेंगे सर हेड आने के चांसेस भी 50% है, टेल आने के चांसेस भी 50% है. क्योंकि जब हम कॉइन उछालेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तीसरा कोई काम नहीं होने वाला. तो यानी कि हेड आने के चांसेस भी 50%, टेल आने के चांसेस भी 50%. मैंने कहा ठीक है, हमने एक कॉइन टॉस किया, हो सकता है हेड आ जाए, हो सकता है अज्यूम करें हेड आ गया. मैंने कहा चलो मैंने सेकंड कॉइन टॉस किया, अब बताओ हेड और टेल आने के चांसेस क्या है. आप कहेंगे सर अभी भी 50% है. अभी भी 50% चांसेस ही हैं कि हेड आ जाए, 50% चांसेस ही हैं कि टेल आ जाए. तो अज्यूम करें दूसरी बार भी हेड आ गया. मैंने कहा मैंने तीसरा कॉइन टॉस किया, यानी कि पहले कॉइन में भी हेड आ गया,
दूसरे कॉइन में भी हेड। मैंने कहा तीसरा, यानी कि जब मैं थर्ड कॉइन टॉस करूंगा तो यानी कि अगर मैं इस तरह बात करूं कि अगर मैंने फर्स्ट कॉइन, सेकंड कॉइन, थर्ड कॉइन, बस यहां तक बात रखते हैं। जब मैंने फर्स्ट कॉइन को टॉस किया तो मैंने आपसे पूछा भाई प्रोबेबिलिटी क्या, आप कहेंगे सर प्रोबेबिलिटी उसकी है 1/2। अज्यूम करें मैं हेड की बात कर रहा हूं, मैं सिंपल हेड की बात कर रहा हूं, हेड आने के चांस। आप कहेंगे सर पहला कॉइन टॉस कर लें, हेड आने के चांसेस कितने हैं? आप कहेंगे सर 1/2, 50%। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मैंने दूसरा कॉइन टॉस किया, अब बताओ हेड आने के चांसेस कितने हैं? आप कहेंगे सर उसमें भी हेड आने के चांसेस 1/2 हैं, क्योंकि जब दूसरा कॉइन आप टॉस करेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, 50-50% चांस है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा जब तीसरा कॉइन टॉस करूं, मैंने कहा यार 2 मरतबा हेड आ गया, अब तो हेड को कुछ हया कर लेनी चाहिए भाई, टेल की बारी भी आनी चाहिए, यानी कि अब टेल को आ जाना चाहिए। अब कहेंगे सर नहीं नहीं, अभी भी हेड आने के चांसेस 50% है, टेल आने के चांसेस 50% है। हो सकता है तीसरे कॉइन में दोबारा हेड आ जाए, तो मैं पूछूं हेड आने के चांसेस, आप कहेंगे सर 1/2। तो देखें प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं हो रही है, प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं हो रही है, यानी कि इंडिपेंडेंट इवेंट है। जब हेड आता जा रहा है, ये हरगिज जरूरी नहीं है कि भाई अगली बार अब टेल की बारी आना शुरू हो जाएगी, यानी कि हेड जितनी मर्तबा आता जाएगा टेल के आने के चांसेस बढ़ते रहेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि कॉइन के केस में हेड आना या टेल आना इंडिपेंडेंट इवेंट है। डाइस के केस में पहली बार डाइस फेंकी, लूडो का दाना फेंका, 1 आ गया, अगली बार दोबारा फेंका फिर 1 आ गया, अब बाकी नंबर 2 3 4 5 6 ओके के 1 भाई हया कर लो, हमें भी तो आने दो। तो 1 नंबर कहेगा भाई मैं तो इंडिपेंडेंट हूं, मैं अपनी मर्जी से थोड़ी आ रहा हूं, मैं तो ऑटोमेटिकली आई जा रहा हूं। हमने तीसरी बार डाइस फेंकी फिर 1 आ गया, यानी कि कॉइन में और डाइस में हर एक आने के चांसेस इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। इसलिए कॉइन और डाइस कौन सा इवेंट होता है? इंडिपेंडेंट। क्योंकि हम कार्ड्स की बात करें, अब मैं कार्ड्स की एग्जांपल देने लगा हूं, जिसमें प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होती, याद रखिएगा वो इंडिपेंडेंट इवेंट होता है। हाँ, अब मैं कार्ड्स की बात करूं, अज्यूम करें हमने 4 किंग ड्रॉ करने हैं, हमने 4 किंग 4 किंग ड्रॉ करने हैं। हम किंग ड्रॉ करने चाह रहे हैं, मैंने कहा कि किंग ड्रॉ करना है, ठीक है। और उसके बाद अज्यूम करें किंग के बाद हमने जैक ड्रॉ करना है। पहले हम किंग ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम जैक ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो हमें पता है किंग भी 4 होते हैं, जैक भी 4 होते हैं, दोनों 4-4 होते हैं, ठीक है। और रिज्यूम करें हमने 4 कार्ड सिलेक्ट करने हैं, हमने 4 कार्ड सिलेक्ट करने हैं। मैंने पहला कार्ड सिलेक्ट किया, रिज्यूम करें सिलेक्ट टू बी 4 कार्ड्स। जो सिलेक्ट करने हैं वो 4 कार्ड्स, 4 कार्ड सिलेक्ट करने हैं हमने। जब मैंने पहला कार्ड सिलेक्ट किया तो वो मेरे पास किंग का आ गया, यानी कि वो किंग के आने के चांसेस होंगे, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम किंग आया ना, तो 4 के 4 किंग आ सकते हैं 52 कार्ड में से, ठीक है। अज्यूम करें मैं विदाउट रिप्लेसमेंट सा चल रहा, कोई क्वेश्चन साइलेंट है। पहला कार्ड आ चुका किंग का। मैंने नेक्स्ट कार्ड ड्रॉ किया, अज्यूम करें दोबारा किंग का आया, दूसरा कार्ड दोबारा किंग का आया, अब किंग 4 पीछे 3 रह गए होंगे, 3/52। अब जब मैं तीसरा कार्ड ड्रॉ करने लगूंगा ना, तो ये देखें किंग के ऑलरेडी 2 कार्ड आ चुके हैं, तो रिमेनिंग अगर मैं बात करूं किंग के कितने कार्ड रह गए मेरे पास? 2, और जैक के अभी कितने कार्ड पड़े हुए हैं? 4। अब मुझे खुद बताएं, जैसे जैसे किंग आता जा रहा है, बल्कि इसको इस तरह कर लें अगर और रियलिस्टिक हो जाएगा, मैं 5 कार्ड्स ड्रॉ करना चाहता हूं। देखें जैसे जैसे किंग आता जा रहा है, जैक के आने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि हर एक ट्रायल पर प्रोबेबिलिटी बदलती जा रही है। इसकी प्रोबेबिलिटी कुछ और है, 3/52 की प्रोबेबिलिटी कुछ और है। अज्यूम किया तीसरा कार्ड ड्रॉ किया, अब 3 किंग आ चुके, पीछे रिमेनिंग 2 किंग रह गए, अब 2/52 आएगा। अब देखें
इस ट्रायल में प्रोबेबिलिटी फिर बदल गई, यानी कि हर ट्रायल में प्रोबेबिलिटी बदलती है। जब प्रोबेबिलिटी बदलती है वो डिपेंडेंट इवेंट की निशानी होती है। इंडिपेंडेंट इवेंट में देखें, फर्स्ट कॉइन देख लें, सेकंड कॉइन देख लें, थर्ड कॉइन देख लें, 10 कॉइन देख लें, प्रोबेबिलिटी 1/2 ही रहनी, वो बदलनी नहीं है। तो जब प्रोबेबिलिटी बदलती है ये इंडिकेशन होती है डिपेंडेंट इवेंट की। क्यों? जैसे जैसे किंग आता जा रहा है अब जैक के आने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं, अब जैक के आने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है नी? तो फिर हमने चौथा कार्ड ड्रॉ किया, वो भी किंग का आ गया। अब देखो किंग सारे खत्म हो गए। अब देखें, ऑब्वियस बात है, जब मैं पांचवा कार्ड ड्रॉ करूंगा वो जैक का आएगा, वो जैक का आएगा। सॉरी 52, ये 51 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा और ये 48 हो जाएगा। अब देखें जैसे ही पांचवा कार्ड ड्रॉ किया, अब किंग सारे खत्म हो गए, अब जैक आ गया, तो ये डिपेंडेंट इवेंट की निशानी है। ठीक है, जो कार्ड्स होते हैं वो डिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। ठीक है, तो अच्छी खासी इसके ऊपर बात हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, इफ वन कॉइन इज टॉस 7 टाइम, वन कॉइन इज टॉस 7 टाइम, वन कॉइन का मतलब 2, 7 टाइम मीन 2 की पावर 7। आंसर इज कौन सा आता है? 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 7 128। लो जी, सिंपल सा आंसर था 128। फिर नेक्स्ट देखते हैं, $45। $45 वाला हमसे कह रहा है इफ 7 कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली, अगर हम 7 कॉइन को टॉस करें, ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट आर, अभी मैंने इतनी बहस की, डिस्कशन की, इंडिपेंडेंट होती है। कॉइन, पहले कॉइन की प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरे की भी 1/2, तीसरे की भी 1/2, चौथे की भी 1/2। ठीक है, तो ऑल पॉसिबल आउटकम एक्सपेरिमेंट आर इंडिपेंडेंट, हर एक में हमारे पास सेम रहता है। 46 देखता है, इन द गेम ऑफ क्रैप्स, हमने एक क्रैप्स की गेम खेली, 2 डाइस आर रोल्ड, जिसमें हमने 2 लूडो के दाने फेंके। हमने कहा इफ द सम ऑन द डाइस, अगर डाइस का सम 7 और 11 आ जाए, अगर डाइस का सम 7 आ जाए या 11 आ जाए, हम जीत जाएंगे। इफ द सम 2, 3 या 12 आ जाए, हम हार जाएंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज, बताएं विनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या है, विनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो हमने क्या बता देते हैं, विनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, अब 7 आए या 11 आए, 7 और 11 में कुछ कॉमन नहीं आता, इसका मतलब है ये हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। 7 आए या 11 आए, 7 आए या 11, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 7, फॉर्मूला ही बनेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 यूनियन 11 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 11, माइनस कॉमन कुछ नहीं आ रहा था, 7 और 11 में कुछ कॉमन नहीं आता, तो ये हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। अब देखने के 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या ही हमें देखना है। ठीक है, तो इसको देखने के लिए हमें इसके आउटकम्स बनाने पड़ेंगे। 7 के आउटकम्स बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी आसान है। ठीक है, तो ये देखेगा कि किधर बनाए, इधर कोशिश करते हैं बनाने की कि अगर बन जाए तो। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 और यहां से 1 2 3 4 और 5 और 6, ये हमारे पास बन गया। ठीक है, अब मुझे 7 बनाना है ना, तो मुझे क्या चाहिए, सम 7 चाहिए। तो सम 7 में ये सिर्फ एक ये बनेगा, 1 6 7 बन गया। 2 7 किससे बनेगा, 2 और 5 से बनेगा, 2 और 5 7 बन गया, दूसरा बनेगा। 3 के साथ कैसे बनेगा, 3 और 4, यहां से आ जाएगा 3 और 4। 4 के साथ कैसे बनेगा, 4 और 3। 5 के साथ कैसे बनेगा, 5 और 2। 6 के साथ कैसे बनेगा, 6 और 1। इसके अलावा 7 सम बनता है आपका, मेरा नहीं ख्याल बनता है।
इसके अलावा नहीं बनता। तो 7 सम कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 6/36, क्योंकि 2 डाइस के जो टोटल आउटकम्स होते हैं वो 36 होते हैं। गॉट इट? अब क्या चाहिए? 11 चाहिए। अब देखें 11 कैसे बनने वाला है। 11 कैसे बनेगा? 5 और 5 से तो 10 बनना है, 5 और 5 से तो 10 बनना है। तो 11 कैसे बनेगा? 11 बनेगा कि ये 5 और 6 11 हो जाए, ये 5 और 6 यानी कि 5 और 6 11 हो जाए, या ये वाला 6 और 5 11 है। तो 11 वाले सिर्फ 2 आ रहे हैं, 11 वाले सिर्फ 2 आ रहे हैं, तो 2/36 यानी कि 2 + 6 8, 8/36। तो आंसर क्या आ गया? 2/9, 2/9। तो ये 2/9 कहाँ लिखा हुआ है, इसको ढूंढना है मुझे। 2/9 कहाँ लिखा हुआ है? 2/9 यहां पे लिखा हुआ है। बात समझोगे? क्लियर? चलिए नेक्स्ट 47, जरा खुद सॉल्व करें, जरा होता देखें जरा, जिस तरह मैंने किया इस तरह। अब आपने वो करना है कि वो हार जाए, हारने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2 3 या 12 आ जाए। जरा सॉल्व करें, होता देखें जरा, शाबाश जल्दी से। जी, और उम्मीद है आपने सॉल्व किया होगा। सम 2 आए तो आपको पता है जो सम 2 है, अब मैं ये इरेज कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है? यहाँ से ये इरेज कर, इसकी जरूरत नहीं है मुझे, इसको इरेज कर देते हैं जरा। तो अब इस तरह जल्दी से अपनी डिजायर आउटकम इस फॉर्म में डिजायर आउटकम बना सकते हैं। उसने कहा सम 2 आए, हमें कहा था सम 2 एक ही आता है, यहां से 1 + 1 सम 2 आए, सम 2 में ये 1 1 आता है, 1 + 1 सम 2 आ गया, वो एक आउटकम आता है। सम 3 आए, 3 वाला भी एक होता है, या तो 1 2 हो जाए या तो आपस 2 1 हो जाए। तो सम 3 वाले सिर्फ 2 होते हैं। फिर सम 12 है, सम किधर गया? सम 12 है, सम 12 वाला एक ही है, ये 6 और ये 6, 6 6 12 यानी कि 6 और 6 12। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 टोटल 4 हो गए। तो इसका आंसर क्या आएगा? वो कह रहा है 2 3 या 12 आ जाए तो हार जाओगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 आ जाए। अच्छा, ये डिजाइनिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़े से इस काबिल हो जाए, आप डायरेक्ट 2/9 डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं कैलकुलेटर से, खुद सॉल्व करके ज़बानी कलामी कर सकते हो। अगर नहीं समझ आ रही तो ठीक है, ये और ये लिख लीजिएगा बस। बाकी ये डिजाइनिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं। जिस तरह में प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तब तक लिखना है जब तक आपकी प्रैक्टिस जो है वो एक्सपीरियंस लेवल तक नहीं पहुँच जाती। जब आप थोड़े से बड़े हो जाएंगे, एक्सपीरियंस हो जाएंगे, फिर ये लिखने की ज़रूरत नहीं होगी हमें, क्योंकि हमें ज़बानी कलामी सब पता चल रहा होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कितने हैं? अच्छा, मुझे पता है मेरा आंसर आ चुका है, 1 2 3 4, 4/36 मेरा आंसर है, बस ये मैं करी जा रहा हूं। 1/36, 3 वाले कितने हैं? 2, 2/36। क्योंकि कुछ शहजादे भी होते हैं ना, उन शहजादों को जरा डायरेक्ट बात समझ नहीं आती है, फिर उनके लिए फिर 1 बाय 1 स्टेप करने पड़ते हैं, ठीक है जी? तो उनको आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप स्टेज के ऊपर लेके चलना पड़ता है, ठीक है? 12 वाले कितने हैं? 1/36। तो ये हमारा आंसर आ गया 4/36, 4/36। 4/36 को जरा सिंप्लीफाई कर दो, 4 1s are 4 9s are, तो आंसर आ गया 1/9। तो ये 1/9 का लिखा हुआ है, 1/9 अल्फा में लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। फोर्टी एट।
48 में कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.24 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.39 है, मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी तो बता दो। ओ सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 0.49 है, बताइए नॉट म्यूचुअली है या म्यूचुअली है। ठीक है, वो कह रहा है देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, तो हमने कहा लो जी फॉर्मूला लगा लेते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हमने का फॉर्मूला लगा लिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 0.24, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है मेरे पास 0.39, 0.39 माइनस ये तो फाइंड करना है ना, ये तो फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी तो फाइंड करना है, ए यूनियन बी कितना है 0.49। ठीक है जी, इन दोनों को प्लस करो, इससे माइनस कर लो, हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करो और ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 0.24 प्लस 0.39 माइनस 0.49, 0.14 आंसर आ गया 0.14, ये आंसर है। तो ये आंसर कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन सी में। गॉट इट, होप सो यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.6 है, वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.4 है, ए यूनियन बी बता दो। लो जी तो इतना आसान उसने कर दिया, आसानी कर दी, ए यूनियन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। फिर मैं कह रहा हूं ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, जब आप बड़े हो जाएंगे। ठीक है, जब आपकी इंशाल्लाह ये प्रैक्टिस हो जाएगी, आपने डायरेक्ट यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन में से डायरेक्ट आंसर तक पहुंच जाना। मुझे ये चाहिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किधर गया 0.6 माइनस 0.4, तो बताएं आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया हमारे पास 0.7। ये 0.7 का लिखा हुआ है, लिखा हुआ है चार्ली, ऑप्शन सी। गॉट इट। अब लास्ट एमसीक्यू हमारा रहेगा, लास्ट एमसीक्यू of chapter 15, वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.08 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 0.03 है। वेयर ए क्या है, वो लोग हैं जो टीवी शो देखते हैं, बी वो लोग हैं जो मैगजीन पढ़ते हैं, सी जो है वो टीवी भी देखते हैं और मैगजीन भी रीड करते हैं, यानी कि सी जो है वो कॉमन आ रहा है, सी जो है वो कॉमन आ रहा है, सी कॉमन आ गया। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो सी है ये ए और बी का इंटरसेक्शन हो गया। ठीक है, अगर मैं आसान से लफ्ज में कहूँ, अगर मैं आसान से लफ्ज में कहूँ, जो सी है ये प्रोबेबिलिटी है ए इंटरसेक्शन बी। तो उसने कहा कि ए यूनियन बी क्या, हमने कहा लो जी इतने आसान आसान तुम क्वेश्चन पूछते हो, कब हम तो बड़े हो चुके हैं, मुश्किल क्वेश्चन कुछ पूछा करो हमसे। A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. What is the probability of A? आप कहेंगे सर 0.2, probability of B 0.08, probability of A intersection B, A intersection B तो C है, यानी कि ये लिखा हुआ है probability of A intersection B 0.03। तो आंसर कितना आ गया, सर आ गया 0.25। दैट इज द ऑप्शन ए। गॉट इट, समझ लगी आपको।
तो इन एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से आप लोगों ने देख लेना, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे एमसीक्यूज हमारे कंप्लीट हो गए। इन एमसीक्यूज को अपने अच्छे तरीके से देख लेना है और मेमोराइज कर लेना है। गॉट इट? अच्छा स्टूडेंट, यहां पर तो हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। अब चैप्टर 15 से रिलेटेड हमारा सिंपल एक कॉन्सेप्ट रह गया, वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कि वैसे हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कुछ अभी भी हम सॉल्व करने हैं। जैसे एक दो क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। जैसे कि हमारा कि आई कैप का क्वेश्चन बैंक हमने सॉल्व कर चुके। अब हमारी बेसिक प्रोबेबिलिटी में लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया, इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह ने सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब मैंने डिपेंडेंट इवेंट पढ़ाया था, मैंने कहा डिपेंडेंट इवेंट का दूसरा नाम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा दोबारा लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपका रिकॉल दोबारा हो जाए कि ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बताएं कि बी की प्रोबेबिलिटी क्या, जाके ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। और इसका दूसरा फॉर्मूला था कि ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय बताएं ए के आने के चांसेस क्या हैं गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। यहाँ पे देखें ए हैज ऑलरेडी अकर्ड है, यहाँ पे देखें बी हैज ऑलरेडी अकर्ड है। और ये इस लाइन का नाम आपको पता है कि गिवन दैट होता है। गिवन दैट इस डिवीजन लाइन का मतलब होता है। और हमें पता है कि हमने इस ए को, इस वाले ए को फाइंड करना होता है और यहाँ पे इस न्यूमरेटर को फाइंड करना होता है। ये वही वाली बात है कि जब मैंने आपको एग्जांपल सिखाई थी कि अगर मैं इसकी बात करूं, चलें इसकी बात कर लेते हैं कि बादल आ चुके हैं, पहले बादल आए हैं, तो यहाँ पर बादल तो आ चुके हैं, बताओ अब बारिश होने के चांसेस कितने हैं। तो असल में हमने इस बी को फाइंड करना होता है। तो ये हमारे पास जो है असल में ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है, ये बी ओवर ए और यहाँ से ए ओवर बी, ये हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है, a dice is rolled what is the probability of getting a number what is the probability of getting a number greater than 3 given that it is an even number, greater than 3 given that it is an even number, it is an even number। क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ना आपको मैं इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद एक ना शॉर्टकट सिखाऊंगा। आपने हमेशा शॉर्टकट यूज करना, क्योंकि कंसेप्ट बिल्ड कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम आपको ओरिजिनल फॉर्मूले से सिखाऊंगा, उसके बाद इसका एक शॉर्टकट सिखा दूंगा। यू हैव टू यूज शॉर्टकट इन योर एग्जाम, ठीक है, टाइम सेव हो जाएगा उससे। A dice is rolled, what is the probability of getting a number? हमने कहा a dice is rolled, हमें पता है जब हमने एक डाइस को रोल करते हैं जो उसके सैंपल स्पेस बनते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 उसके सैंपल स्पेस बनते हैं। सही हो गया जी। What is the probability of getting a number greater than 3? हमें एक नंबर चाहिए, अ नंबर मीन एक नंबर चाहिए जो कि ग्रेटर देन 3 हो, गिवन दैट इट इज एन इवन नंबर। यानी कि हमें ये चाहिए, अगर मैं बात करूं तो हमें सिर्फ ये चाहिए, ये हमें चाहिए
ठीक है। अगर मैं ये कह लूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास ग्रेटर देन 3 है, ग्रेटर देन 3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास इवन नंबर है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैंने थोड़ी सी इसको डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दे दी। तो मुझे चाहिए, असल में हमें ये चाहिए, जब हमें फाइंड करना है, फाइंड हमें ये करना है कि प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 3 यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए, हमें ये फाइंड करना है। एक्चुअली मुझे ये फाइंड करना है, मुझे ये सिर्फ ये वाला हिस्सा चाहिए बस। ठीक है, तो हमें पता है ये वाला हिस्सा कहाँ से आता है, ये वाला हिस्सा इस फॉर्मूले से आ जाएगा। यानी कि मुझे जो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, वो फॉर्मूला जब मैं यूज करूंगा तो फॉर्मूला कुछ इस तरह बनेगा कि मुझे ये फाइंड करना है ना, तो फॉर्मूला लिख लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय ए। मुझे ये चाहिए, तो ये इससे आगे इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए का फॉर्मूला क्या हो गया, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इधर आके डिवाइड हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये दोनों प्रोबेबिलिटीज लिखूंगा तो मेरे पास इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब मुझे चाहिए सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ए और बी का इंटरसेक्शन। तो ए और बी का इंटरसेक्शन चाहिए, ये तो हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई ना। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कहता है इवन नंबर। अब बताएं यहां से इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो बताएं इवन नंबर कौन है यहां पर, इवन नंबर कौन है, 2 4 6, ये इवन नंबर है। तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, आप कहेंगे सर 1 2 3 से 3 नंबर इवन है, तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी होगी 3/6, क्योंकि इवन नंबर 3 है, टोटल हमारे पास आउटकम 6 है, तो 3/6 इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी है। जब हमने डाइस की प्रोबेबिलिटी की थी ऐसी की थी ना। फिर मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ ग्रेटर देन 3, 3 से ग्रेटर, हमने कहा 3 से ग्रेटर कौन कौन होता है, 4 5 6, ये 3 से ग्रेटर है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई, सॉरी जो 3 से ग्रेटर है, ग्रेटर देन, उसने कहा कि ग्रेटर देन 3, हमने कहा जो ग्रेटर देन 3 है वो हमारे पास कितना है, 3/6 है। तो ग्रेटर देन 3 हमारे पास, ग्रेटर देन 3 में आ गए 4 5 6, तो ग्रेटर देन 3 हमारे पास आ गया 4 5 6, 4 5 और 6, तो यानी कि ग्रेटर देन 3 हमारे पास आ गया 4 5 6, यानी कि ये भी आ गया 3/6। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मुझे नहीं चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेरे पास क्या आ गया 3/6। बेशक इसको ना फाइंड करें, कोई मसला नहीं है। आगे मुझे चाहिए ए और बी का इंटरसेक्शन, आगे मुझे चाहिए ए और बी का इंटरसेक्शन, तो यहां पर आए जरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करें। ए और बी में क्या कॉमन आ रहा है, ये देखें, ये ए है मेरे पास पड़ा हुआ, ये बी है, बताएं इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है। आप कहेंगे सर इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 4 और 4 कॉमन आ रहा है, 6 और 6 कॉमन आ रहा है। आप कहेंगे सर ए और बी में 2 कॉमन आ रहे हैं, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/6। ठीक है, तो ये देखें ए इंटरसेक्शन बी कितना 2/6, तो इस ए इंटरसेक्शन बी की जगह मैंने लिख दिया 2/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो इवन नंबर है वो कितनी है 3/6, यहां पर आ गया 3/6। गॉट इट। फिर ये देखिएगा, ये 6 इस 6 से कैंसिल हो गया, द फाइनल आंसर इज 2/3, ये 2/3 हमारा फाइनल आंसर है। दोबारा से रिवाइज करते हैं, ये क्वेश्चन था, याद रखिएगा, गिवन दैट से पिछली वाली इंफॉर्मेशन, जो गिवन दैट से, गिवन दैट देखें, ये जो गिवन दैट का वर्ड है, इससे पीछे वाली जो इंफॉर्मेशन होती है ना ग्रेटर देन 3, ये ग्रेटर देन 3, इसको हमेशा फाइंड करना होता है, इसको हमेशा फाइंड करना होता है, यानी कि ये हमेशा न्यूमरेटर वाला हिस्सा होता है जिसको फाइंड करना होता है। गिवन दैट के बाद इट इज एन इवन नंबर, ये वो वाला होता है जो ऑलरेडी अकर हो चुका होता है, ये यानी कि डिनोमिनेटर वाला हिस्सा होता है जो ऑलरेडी
ऑकर्ड हो चुका होता है, और ये गिवन दैट से जो पीछे वाली इंफॉर्मेशन होती है उसको हमेशा हमने फाइंड करना होता है, यानी कि ये न्यूमरेटर वाली हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है। क्लियर है? तो हमने कहा ग्रेटर देन 3, हमने कहा इसको फाइंड करना, जिसको फाइंड करना उसको बी कह दिया, तो जिसको फाइंड करना उसको हमने बी कह दिया, और जो ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है उसको हमने ए कह दिया, तो ए हमने इवन नंबर को कह दिया। तो यानी कि हमें फाइंड क्या करना है, ग्रेटर देन 3 गिवन दैट ए हैज इवन नंबर हैज ऑलरेडी अकर्ड, हमें ये फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी बी ओवर ए, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला ये होता है कि ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या थे? इवन नंबर। हमने कहा इवन नंबर कितने होते हैं? हमने कहा 2 4 6, सिर्फ 3 नंबर इवन होते हैं। तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? हमने कहा 3/6, तो हमने 3/6 लिख दिया। हमने कहा ए और बी में कॉमन क्या आ रहा है? तो हमने सबसे पहले देखा बी है क्या, बी हमारे पास था 3 4 5 6, तो बी और ए में कॉमन क्या आ रहा है? 5 और 6, यानी कि यहां पर 2 नंबर कॉमन आ रहे थे, एक 4 और एक 6, तो 2/6 ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी होगी। तो 2/6 को यहां लिखा, डिवाइड बाय 3/6 क्या, 6 6 से कैंसिल, 2/3 इज आवर आंसर। क्लियर? हरगिज एग्जाम में ऐसे मत कीजिएगा, आपको इसका एक शॉर्टकट सिखाता हूं, बहुत आसान, आप डायरेक्ट अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे गिवन दैट के केस में। ठीक है, अब मैं सारा रेज कर रहा हूं, ठीक है, या इरेज नहीं भी करा, यहां पे आपको लिख देता हूं ताकि आपके लिए सहूलत हो जाए। देखें, अब मैंने फोकस करना सिर्फ इतने हिस्से पर, ग्रेटर देन 3 गिवन दैट इट इज एन इवन नंबर, बस इसको मैं लिखने लगूं। अब ये गौर से देखिएगा, हमें पता है ये न्यूमरेटर वाला हिस्सा ग्रेटर देन 3, तो इसको इस तरह लिख लीजिएगा कि ग्रेटर देन 3 लिख लिया। आपको पता है गिवन दैट का मतलब क्या होता है? ये लाइन जो है डिनोमिनेटर वाली, ये गिवन दैट होती है, तो डिवाइड कर दिया। उसके बाद न्यूमरेटर वाला हिस्सा कौन है? उसने कहा इवन नंबर हो, तो मैंने यहां पे लिख दिया इवन नंबर, बस ये मेरा आंसर आ गया, इवन नंबर। याद रखिएगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जब हम डायरेक्ट गिवन दैट को फाइंड कर रहे हैं, जब हम डायरेक्ट इसको फाइंड कर रहे हैं, तो देखें यहां से ना, ये इसमें से ये वाला ऑलरेडी आ चुका होता। तो याद रखिएगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जब आप डायरेक्ट ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी कि इसको फाइंड करेंगे बी ओवर ए को, तो आपके पास रिड्यूस सैंपल स्पेस रह जाएंगे, रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस, आपके पास सैंपल स्पेस कम हो जाएंगे, आपके पास सैंपल स्पेस कम हो जाएंगे। क्यों? देखें, इस वक्त हमारे पास सैंपल स्पेस कितने चल रहे हैं? 6, 1 2 3 4 5 6 6 सैंपल स्पेस 6 और 6 चल रहे हैं। लेकिन जब मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा ना, आपके पास अब सैंपल स्पेस 6 नहीं रह जाएंगे, रिड्यूस कम हो जाएंगे। क्यों? हम डायरेक्ट आंसर सॉल्व करने जा रहे हैं, हम डायरेक्ट कंडीशन अप्लाई करने जा रहे हैं कि जब ए को फाइंड करो, बी फाइंड करो, गिवन दैट ए पहले आ चुका है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, बस यहां पे फोकस करना है इस फॉर्मूले पे। ग्रेटर देन 3 को आपने देखना है कि कितने नंबर ग्रेटर देन 3 हैं, गिवन दैट इट इज एन इवन नंबर, इवन नंबर में से बस। अब देखें, अब सैंपल स्पेस यहां पर 1 से लेकर 6 तक नहीं है, अब सैंपल स्पेस ये जो इवन नंबर है ना, ये आपका ये है रिड्यूस सैंपल स्पेस, ये सैंपल स्पेस रिड्यूस हो गए, यानी कि अब सैंपल स्पेस 1 से लेकर 6 तक नहीं रहा, अब आपका सैंपल स्पेस रिड्यूस होकर कहां लिमिटेड हो गया? सिर्फ इवन नंबर तक लिमिटेड हो गया। यानी कि आपने ये, अच्छा इसको इस तरह रीड कर लें तो कमाल हो जाएगा। मतलब अगर मैं सारे का क्रक्स बयान करूं, जब भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन दैट का क्वेश्चन आ जाए, अगर आप उसको इस तरह समझ लें तो ये बहुत कमाल हो जाएगा आपके लिए। वो ये है, आपने हमेशा ऐसा सोचना है, देखें ना, और नॉर्मली मैथ का रूल भी यही है। देखें, एक पिज्जा है, उसके मैंने 4 हिस्से किए, उस 4 में से अज्यूम करें मैंने 2 हिस्से खाए, तो ऐसे ही करूंगा ना कि 4 हिस्से थे पिज्जा के, उसमें से 2 हिस्से मैंने खाए, ऐसे रीड करते हैं ना। यानी कि ये जो नंबर है वो इसमें से आ रहा होता है, ये जो ऊपर न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर में से आ रहा होता है ना। फॉर एग्जांपल, हमारे टेस्ट में 15 नंबर टोटल थे, 15 में से हमने 11 नंबर हासिल किए, तो 11/15 क्या कहता है? 11 कहता है कि मैं 15 में से आया, 11 यही कहता है। देखें, अगर आप 11 से पूछे 11 भाई आप क्या कह रहे हो, तो 11 आपसे कहेगा भाई मैं वो नंबर हूं जो 15 में से आया हूं, मैं वो नंबर हूं जो 15 में से आया हूं।
तो अगर इस तरह आप इसको रीड कर लें, हम कहें भाई ग्रेटर देन 3, आप क्या कहना चाह रहे हो, तो ग्रेटर देन 3 आपसे बात करेगा, वो ये कहेगा भाई मैं ग्रेटर देन 3 हूं और मैं कहां से आ रहा हूं, मैं सिर्फ इवन नंबर में से आ रहा हूं, मैं सारे सैंपल स्पेस में से नहीं आ रहा। ग्रेटर देन 3 ने कहा भाई मैं इवन नंबर में से आ रहा हूं। अच्छा तुम इवन नंबर में से आ रहे हो, तो हमने कहा पहले क्यों नहीं बताया, ये तो इतना आसान हो गया हमारे लिए आंसर सॉल्व करना। तो देखिए, ये देखिएगा इवन नंबर कितने हैं, अब सब कुछ भूल जाए, अब सिर्फ आपने ये लिखना है, ये बस। इवन नंबर कितने हैं, आप कहें सर इवन नंबर हैं 2 4 6, 2 4 6। आपने कहा इवन नंबर कौन है, 2 4 6, ऐसे, यानी कि इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी होगी 1 2 3 3। बताएं इस इवन नंबर में से ग्रेटर देन 3 कितने हैं, हमने कहा इस इवन नंबर में से जो ग्रेटर देन 3 है वो ये 4 और 6, यानी कि 4 और 6 ग्रेटर देन 3 का शो करें। तो 4 और 6 कितने नंबर हुए, 2। तो देखें ये डायरेक्ट आंसर आ गया, ये देखें कितना आसान नहीं हो गया। अगर आप सिर्फ इसका तर्जमा सीख लें, यानी कि ग्रेटर देन 3 से पूछें भाई कहां से आ रहे हो, ग्रेटर देन 3 ने कहा भाई मैं तो इवन नंबर में से आ रहा हूं। अगर एक ग्रेटर देन 3 इवन नंबर में से आ रहा है तो क्या ख्याल है, पहले अगर हम इवन नंबर लिख लें, तो हमने इवन नंबर लिख लिया 2 4 6, हमने कहा इसमें से ग्रेटर देन 3 कौन है, हमने कहा 4 और 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 2 नंबर यहां से आए 3 नंबर यहां से आए, तो देखें 2/3 कितना आसान आंसर आ गया हमारा। होप सो यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करते हैं। अब मैं सिर्फ डायरेक्ट आपको रिड्यूस सैंपल स्पेस से सिखाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में आपने ऐसे करना है, मैं इसी तरह सिखाता हूं। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए था, तो आपको जरूर ये मुश्किल लगा होगा, इसको लीव इट कर दे, छोड़ दे, ये आसान है, इसको पिक कर लें, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं कि a fair dice is rolled, ये क्वेश्चन 2 है। probability of getting even face given that face is less than 5, ठीक है। हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो हमने सबसे पहले जैसे क्वेश्चन में गिवन दैट आया, तो हमने ये गिवन दैट को बॉक्स लगा लिया। हमने कहा इससे पीछे वाला क्वेश्चन न्यूमरेटर, इससे अगला वाला हिस्सा डिनोमिनेटर, तो हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को लिख लिया। हमने ये लिखा, हमने कहा हमें इवन फेस चाहिए, जबकि वो फेस जो है वो लेस देन 5 होना चाहिए, बस हमारा मिनट में आंसर आ जाएगा। देखिएगा अफेयर डाइस, अफेयर एक डाइस, हमने जब एक डाइस को रोल करते हैं 1 2 3 4 5 और 6 या नंबर आते हैं हमारे पास, ठीक है। ये इवन फेस यहां से आ रहा है। सबसे पहले चेक करें फेस लेस देन 5, वो फेस लूडो का वो फेस जो सामने नजर आ रहा होता है लेस देन 5, तो लेस देन 5 कौन है, 1 2 3 4, ये लेस देन 5 है ना, लेस देन 5 का मतलब 5 से कम। फिर इसमें से ढूंढना इवन नंबर कितने हैं, बताएं इसमें से इवन नंबर कौन है। आप कहेंगे सर इसमें से इवन नंबर 2 है
2 और 4 ये 2 इवन नंबर है, तो 2 और 4 ये इवन नंबर है, तो प्रोबेबिलिटी आंसर आ गया, यहां से 2 आ गया, 1 2 3 4 दैट इज 1/2 आंसर आ गया, खत्म कहानी, सिंपल, मिनट में आंसर फटक गया। क्लियर है? तो इस तरह के कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर 15 फुल फ्लैज कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप इसको अच्छे तरीके से फर्दर देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी एक आधा बॉल का क्वेश्चन होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, वो इंशाल्लाह टेस्ट के जरिए मैं आपसे पूछ लूँगा, फिर उसको वहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल हम अपना चैप्टर 16 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये प्रोबेबिलिटी अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इसको स्किप करके चैप्टर 16 पर मूव कर लें। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।